एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, बीइंग अ पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी वहाँ होते हैं या मेरे ख़्याल से कहीं भी होते हैं, हुँ, पहाड़ी होने का मतलब है कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन और एक सरल स्वभाव हुँ, रहता है। हमारे दोस्त बहुत आसानी से बन जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही हुआ है कि हर हफ़्ते कोई ना कोई फर्जी टाइप का डायरेक्टर तुम्हें हीरो बना देगा हुँ, बातों-बातों में, तो ऐसा वहाँ बहुत चलता ही रहता है। अगर तो आप लोग जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो डेफ़िनिटली एक बार जाना चाहिए। हमेशा यहाँ बैठ के ही हम सोचे कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो हुँ, जाएगा, तो वो होता नहीं है। जब तक हम खुद कूदेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। देखो क्या होता है, सपोज़ एक पेंटिंग है हुँ, और आपके पास बहुत कीमती पेंट, ब्रश वग़ैरह है। तो आप खुद बताओ कि आप जो है ना, अपना जो वो मटीरियल है, वो किसी अनुभवी पेंटर को दोगे जो सही बना सकता है, हुँ, या ऐसे ही जो सीखने वाला होगा? मुझे लगता है कि ना, फ़िलहाल अभी गढ़वाली फ़िल्म इंडस्ट्री में और 10 फ़िल्में करने से भी कुछ ऐसा ख़ास डिफ़रेंस नहीं आ जाएगा हुँ, कि मतलब, क्योंकि देखो मॉनेटरी वाइज़ भी अ, हमारी इंडस्ट्री ऐसा कुछ मतलब इतना हुँ। वर्थ नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टील्स। और आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ही ऐसी जगह से की है जहाँ हम सबका सपना होता है जाना, मुंबई। कसौटी ज़िंदगी, बड़े अच्छे लगते हैं, दिल दोस्ती डांस, जर्सी नंबर 10 ऐसे कई सारे डेली सोप्स उन्होंने करे हैं। और अब हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री को एक से बढ़ के एक हिट मूवीज़ और गाने देते हुए आ रहे हैं। ये एक बहुत हम्बल एंड हार्ड वर्किंग इंसान है। तो चलिए आइए आपको मिलाते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री रणवीर चौहान जी से। हेलो रणवीर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो पहाड़ी टेल्स में बुलाने के लिए। और शुभी, मैं तुम्हें हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि थैंक यू सो जो है मच। तुमने इस तरह की एक पहल की है जिसमें तुम सभी कलाकारों को जो है पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। और जो है अपना, ये बात तो सही है कि बॉम्बे सबके जो है एक ड्रीम सिटी होती जी। है सभी एक्टर्स के लिए। और जो भी टीवी शोज़ के तुमने नाम लिए, हालाँकि मैं उनमें लीड में नहीं था, लेकिन छोटे कैमियो कैरेक्टर्स थे। लेकिन हाँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। बट एक पहाड़ी आदमी के लिए मुंबई तक जाना और वहाँ इतने बड़े शोज़ में, इतने बड़े चैनल्स में काम करना, उसमें ही वो ही बहुत एक बड़ी बात है। जी, जी, हाँ, ये और तो है। आपने उस सबको एक्सपीरियंस करा है तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत श शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। हम काफ़ी टाइम बाद आज हम मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है हम लोग लास्ट मूवी के शूट या हमने 1-2 गाने शूट करे थे उसके बाद ही शायद अब हम लोग मिल हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पहाड़ी टेल्स के सभी दर्शकों को तो ये बताना ही बनता है हाँ, कि हम दोनों ने एक फ़िल्म साथ में की थी, जी। खैरी का हुँ, दिन। और जो है उसमें हम दोनों को-एक्टर्स थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट और थैंक अच्छा यू। लगा साथ में काम जी, करके। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि मुझे तो पता है मैंने आपके साथ इतना काम करा, आपसे इतनी सारी चीज़ें सीखी है और मैं ये पूछना चाहती थी आपको कैसा लगा मेरे साथ काम करके? हमने गाने भी करे हैं, हमने मूवीज़ भी करी है, तो बताओ आप कैसा लगा आपको? ये तो है कि जब मैं शुरू-शुरू में बॉम्बे से यहाँ आया था तो मुझे ऐसा लगता ही था कि जो को-आर्टिस्ट होते थे, तो क्योंकि थोड़ा-सा वहाँ में और यहाँ में हुँ, वर्किंग प्रोसेस में और जो ओवरऑल जो होता है तरीका, उसमें काफ़ी फ़र्क था। हुँ। तो शुरू-शुरू में वैसे मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो लेकिन जो है कभी-कभी अच्छे आर्टिस्ट मिल जाते हैं। और भी काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट रहे जिनके साथ मुझे लगा ही नहीं कि ये जो है, तो वैसे ही तुम्हारे साथ भी मुझे लगा कि हाँ, वो मुझे लगता है कि आपके पापा, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, जी। तो उन्होंने तुम्हें तैयारी किया हुआ था फ़िल्म के लिए। हाँ, बट ये है कि आप जितने अच्छा तो नहीं करा बट कोशिश करी है वहाँ तक पहुँचने की। बट रिज़ल्ट अच्छा था। हाँ। रिज़ल्ट अच्छा था फ़िल्म का। जी, अभी हुँ। जैसे हम आपके मुंबई के सफ़र के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब मुझे तो आप बहुत हार्ड वर्किंग लगते हो, आप वहाँ तक पहुँचे और आपने इतनी सारी चीज़ों में काम करा। तो वहाँ की जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, जब आप पहली बार मुंबई गए तो कैसा लगा? और कैसे आपने वहाँ पे ऑडिशंस दिए? कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में। ये तो है, ये वाक़ई मेरी स्टोरी वाक़ई बहुत इंटरेस्टिंग मुझे खुद लगती है। क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर क्योंकि वैसे मैं बचपन में ये सोचता था कि मैं पहले इंजीनियरिंग करूँगा, हुँ, उसके बाद बॉम्बे जाऊँगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से होने जी।
पर जो है हमें पहले से ही पता रहता है कि यार बॉम्बे जाने में वो सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन टचवुड मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे ही हैं, तो फिर भी तो मेरा प्लान ये था कि जैसे इंजीनियरिंग करके फिर जॉब करूँगा, फिर थोड़ा वहाँ पर स्ट्रगल करके ऐसा कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि कुछ अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, फिर मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए, क्योंकि नॉलेज भी थी नहीं। तो फिर मैंने बीबीए यहीं ऋषिकेश से किया, लेकिन मुझे उस दौरान ही ऐसा लग गया था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ पढ़ाई, मुझे तो बॉम्बे ही चले जाना चाहिए। तो मेरे एक सीनियर होता था, वो बॉम्बे में था उस समय, अब मुझे अच्छा। नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो वहाँ था। तो वो कभी जब बॉम्बे से वापस आया तो मैंने कहा यार कि यार भाई मैं तो, मुझे जॉब वॉब तो करनी है नहीं, मुझे तो हीरो ही बनना है ऐसा होता है। तो उसने कहा ठीक है, जब बॉम्बे आएगा तो मुझे कॉल वॉल ऐसा। लेकिन जब मैं फिर मैंने 2-4 सेमेस्टर के बाद कॉलेज में ही रिक्वेस्ट की कि यार मैं ऐसा कुछ है, तो आप मुझे सपोर्ट करो कि मैं बॉम्बे में रहूं और जो है फिर मैं एग्ज़ाम के लिए आऊं। इस तरह से मैंने कुछ किया, तो वो हो भी गया। और घर में भी मैंने ये कहा कि अब मैं एमबीए करने बॉम्बे जा रहा हूं, क्योंकि हीरो बनने के लिए तो भेजते नहीं। तो फिर ऐसा कुछ करके मैं वहाँ चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो जिसके भरोसे में गया था, वो मुझे बाद में पता चला कि साउथ की इंडस्ट्री में कहीं शिफ्ट हो गया, और वो भी डायरेक्शन में। लेकिन उसने मुझे ना पृथ्वी थिएटर के बारे में बताया था, जो मेरे दिमाग में था। तो ऑल द वे फ्रॉम मुलुंड मैं जो हूँ, कैसे तैसे जो है जुहू आया और थिएटर में गया। अब मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो अब होता ही है नई जगह और समझ नहीं आया कि अब क्या करूँ। तो वहाँ एक प्ले था, तो मैंने ऐसे ही एक टिकट ली और प्ले देखने लगा। तो वहाँ पर जो है, जब लाइट्स ऑन हुई तो वहाँ एक चेयर होती है थिएटर में, जिसमें कभी पृथ्वीराज कपूर जी बैठा करते होंगे, फिर उनके बाद उसमें शशि कपूर जी बैठते थे। तो मैंने उन्हें जब देखा तो होता ही है, अब एकदम से शशि कपूर जी को देख के मतलब मैं बहुत वो हो गया। तो जैसे ही हम गेट से बाहर निकले तो मैंने सीधे उनके पैर पकड़ लिए नमस्ते वगैरह। बस हाँ, ये हुआ था कि उन्होंने मुझे अ, आधा घंटा दिया, काफ़ी मतलब उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया। और उन्होंने फिर मुझे बताया कि उनकी बेटी है संजना कपूर, कल तुम आना और उनसे बात करना और ऐसा कुछ। तो वो पृथ्वी फेस्टिवल का टाइम था, तो मैं वहाँ पर मैंने इस तरह से वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि जहाँ पर मुझे अच्छा मौका मिल गया था। उसके बाद वहीं से फिर थोड़ा बहुत टीवी शोज़ वगैरह करते कराते जो है ऐसा चलता ही रहा फिर। हाँ, लेकिन ये है कि जो है अपना, जितना हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जब मुझे लगा कि वैसा कुछ, तो देखो बॉम्बे से यहाँ आने का मतलब ही ये होता है कि जब आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आपने करनी है। फिर और भी काफ़ी फैक्टर्स थे, जैसे फैमिली वगैरह। मुझे लगा यार काफ़ी टाइम दे दिया, 8-10 साल बॉम्बे में रहना ही बहुत लंबा टाइम है, सही बात है। और मुझे लगा कि अब दिस इज़ द टाइम टू मूव। तो मैंने तब जो है इस यहाँ तरीके मूव से किया, यहाँ हाँ। पर मूव किया। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जब मुंबई में आप थे तो वहाँ पे जब लोग कास्टिंग करते हैं शूट्स के लिए या मतलब ऑडिशंस होते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखो प्रोसेस तो वहाँ पर तो खैर प्रोसेस यहाँ की तरह नहीं है, वहाँ थोड़ा सा है प्रोफेशनलिज्म और चीज़ें। वहाँ पर यही है कि खैर मैं तो क्योंकि थिएटर से जुड़ा रहा काफ़ी सालों तक, 2 साल करीब मैं पृथ्वी थिएटर से जुड़ा रहा, तो एक वहाँ पर सर्कल भी बन गया था। और इनफैक्ट जो मेरे साथ के लड़के जो मेरे साथ उस समय वहाँ पर एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, उसमें से ज़्यादातर लोग जो है, कोई बालाजी में, कोई यशराज में, कोई अच्छे-अच्छे प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग में चले गए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा इतना वो एफ़र्ट नहीं करने पड़े कि काम, इसीलिए तो वो जो मैं बता रहा था ना कि मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ में कैमियो छोटे-मोटे, वो इसीलिए होता था क्योंकि कास्टिंग वाले ही मेरे दोस्त होते थे। तो बहुत ज़्यादा इतना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, लेकिन एड्स वगैरह के लिए और इन चीज़ों के लिए तो ऑडिशंस देने ही पड़ते थे। और ये तो ज़रूर होता था, जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाओ भीड़-भाड़ बहुत रहती थी, और जो है काफ़ी ठीक-ठाक भीड़ रहती थी, और वही क्यू में लगे हैं, पूरा दिन निकल जाता था 1-2 ऑडिशन देते-देते। लेकिन ये था कि जो है, अब जब होता ही है, यंग एज में जाना, उतना एनर्जी भी थी, सब कुछ थी, तो देते थे ऑडिशन। कभी-कभार कोई ऑडिशन क्रैक हो गया। किए थे मैंने 2-4 एड्स भी किए इस तरीके से, और अच्छा ही रहा मतलब ओवरऑल। तो जैसे आप बता रहे थे आपके फ्रेंड कास्टिंग में थे, तो आपको क्या लगता है अगर आपके फ्रेंड कास्टिंग में नहीं होते तो आपके लिए इतना ईज़ी होता वहाँ तक पहुँचना? इतने देखो, ज़्यादा एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, बीइंग अ पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी वहाँ होते हैं, या मेरे ख्याल से कहीं भी होते हैं, पहाड़ी होने का मतलब है कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन,
और एक सरल स्वभाव हम्म, रहता है, हमारे दोस्त बहुत आसानी से बन जाते हैं। वही मेरे साथ बॉम्बे में होता है। अगर मेरे दोस्त कास्टिंग में नहीं भी होते तो मेरे डेफिनेटली दोस्त बन ही जाते, क्योंकि जो है ना एक सरलता तो थी, और जो है कभी किसी के लिए बुरा भी नहीं बोला, हम्म, कभी किसी का बुरा चाहा भी नहीं, करा भी नहीं। तो भगवान की दया से दोस्त बहुत अच्छे बन जाते थे, और जो है दोस्तों के साथ ही होता है सारा काम, हम भी उनके काम आते थे, वो भी। तो इस तरीके से एक गिव एंड टेक तो चलता ही हम्म, रहता था। तो मुझे लगता है कि बल्कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे तो सब पहाड़ियों के लिए ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ी देहरादून का वहाँ होगा हम्म, तो उसके दोस्त इतने होंगे जो उसके लिए बहुत कुछ करते होंगे। सही बात ये है। तो पक्की बात है। हम्म, तो जैसे आपने इतने डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के साथ वहाँ पे काम करा है जो अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे वहाँ पे हैं, तो आपने उनसे क्या सीखा? जैसे आप बड़े अच्छे लगते हैं, भी आपने करा है वहाँ पे, जो एक्टर थे राम कपूर, हाँ, बहुत सारे हाँ। लोग थे, तो उनसे कुछ सीखने को मिला आपसे आपको? देखो दूर से देखने में वहाँ पर जैसा लगता है वैसा वहाँ जाके वैसा होता नहीं हम्म, है। जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सब अपने-अपने कामों में रहते हैं। हम्म, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कैरेक्टर उतना क्लोज़ है उनके, कि जो है तुम्हारा बार-बार उनके साथ सीन हो, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई बहुत आर्टिस्टों के साथ सीन भी है, तब भी उतना कनेक्शन नहीं बन, हम्म, क्योंकि कनेक्शन होना और सीन होने में बहुत फ़र्क है। हम्म, कनेक्शन तो एक बॉन्डिंग तो देखो अंदर से ही होती है। दोस्ती तो अब किसी पता चला हमारी दोस्ती ऐसे आर्टिस्ट के साथ भी हो गई, जिनके साथ हमारे सीन भी नहीं है बट वैसे भी हो गई। जैसे तो ऐसा तो मेरा कभी किसी के साथ ज़्यादा इतना, हालाँकि मेरा सर्कल तो बहुत अच्छा ही रहा वहाँ पर, हम्म, लेकिन जो है उस शो में तो ऐसा नहीं रहा कि मेरी उनसे कभी पर्सनली मुलाकात हुई। उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि हम्म, मेरे ख़्याल से मेरा 15-20 दिन का ही कुछ उसमें कैमियो था, जब मुझे तो याद नहीं है, उसमें छोटी बच्ची थी, हम्म, वो बड़ी होती है तो उसका एक फ्रेंड सर्कल ऐसे टाइप का, मतलब कभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर भी तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये है कि इस तरह में जब भी किया तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं रहा। तो अभी ऐसा मुंबई में कोई आपका दोस्त है जो अभी तक आपसे कनेक्टेड है और आपकी बात होती है उससे आज तक? हाँ, ऐसे काफ़ी लोग हैं वैसे तो, लेकिन एक दोस्त जो है अभिनव शुक्ला, जो अभी बिग बॉस में हाँ भी जी। हैं, और उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, अच्छा। और उनकी वाइफ़ है रूबीना डिलाय। तो अभी वो बीच में कुछ शूट के लिए हुँ, देहरादून हुँ, हुँ। आया था, तो एयरपोर्ट के बाहर हम कहीं कैफ़े में जाके बातें-वातें, इनफैक्ट हमने कुछ प्लानिंग भी की, अच्छा। उनके चैनल के लिए कुछ वेब सीरीज़ वगैरह का। ओह! तो मतलब कुछ और नया आने वाला है। हाँ, अभी नाइस। है प्लानिंग कि हुँ। अगले कुछ महीनों में जो है ना कुछ वेब सीरीज़ टाइप का उसके चैनल के लिए शूट करने का है प्लान। ओके। बीच में इनफैक्ट हमारा एक फेस्टिवल की फ़िल्म के लिए भी बना था हुँ, प्लान, लेकिन वो फिर वही टाइम का भी, हुँ। उसका भी रहता ही है, वो भी काफ़ी बिज़ी है आजकल, तो कोई शो भी कर रहा है इस समय वो। हाँ, तो जो है ऐसा, और भी बहुत सारे थे, जैसे राजेश खेरा ओके। जो है उनसे मेरी बहुत अच्छी और ऐसे ही सर्कल में काफ़ी लोग थे, जैसे आस्था चौधरी हो हुँ, गई, हुँ, हुँ। एकता कौल हो गई, और इनफैक्ट नोरा फ़तेही भी हमारे सर्कल में, जो ओह! आज इतनी, मतलब आज वो सही काफ़ी बात है। बड़ी हुँ, स्टार है। और मुझे याद है मैं लास्ट टाइम जो है लास्ट टाइम मेरे ख़्याल से मैं स्टारबक में मेरी मुलाकात हुई थी, और नौरा जी से। नौरा से। तब उसने उस तब तक वो सिर्फ़ उसने सिर्फ़ एक ही फ़िल्म की थी, रोर एक फ़िल्म आई थी। हुँ, उसका हुँ। ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला, हाँ, वो कब आई कब गई, मैंने भी अभी लेकिन हाँ, एक फ़िल्म थी। जी। तो उसके बाद से तो ऐसा मिलना नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस टाइप से मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी अच्छा था बॉम्बे में। और भी बहुत नाम है जो मैं अभी, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। ऐसा ध्यान भी नहीं आ जी। रहा, पर बहुत टीवी के तो लगभग काफ़ी सारे सेलिब्रिटी थे जो मेरे अच्छे, मतलब हुँ, सर्कल में थे। हुँ। ये है। जब हम साथ में शूट कर रहे थे, मूवी के शूट हमने कर रहे थे, तो आपने कई सारी बातें मुंबई से रिलेटेड मुझे बताई थी, हाँ, और हाँ। जितने भी हमारे को-एक्टर्स थे, आप बहुत सारी चीज़ें बताते थे मुंबई से रिलेटेड। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं, ताकि उन तक वो बातें पहुँचे, जिनसे वो रूबरू नहीं हैं? अब हाँ, उस समय तो अब बॉम्बे से आना हुआ ही था, हुँ, तो ज़्यादातर बातें बॉम्बे की ही होती थी। हुँ, बात ये तो है कि मैं यहाँ पर जब मैं बॉम्बे में था, तो मुझे यहाँ से ना गढ़वाली सॉन्ग के लिए और फ़िल्मों के लिए आते थे कॉल। अच्छा। लेकिन ना मैं सोचता था कि नहीं यार, हुँ, गढ़वाली फ़िल्में मतलब ऐसे बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगता था कि मतलब करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने पहली फ़िल्म थी बॉडी की गंगा, हुँ,
उसमें क्या हुआ था कि वो जो प्रोड्यूसर थे वो खुद महादेव एक शो आता था, टीवी हाँ शो, हाँ हाँ जी हाँ तो जी। उसमें वो प्रोडक्शन में हुआ करते थे, अनिरुद्ध गुप्ता। और आज भी मैं उनसे टच में हूँ। और चाहे जो भी हो, अभी उन्होंने खैर उसके बाद तो कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम कि जो है उन्होंने अप्रोच किया उस समय कि यार ये हमारे इधर के ही लड़के हैं तो इनको करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ना जैसे फर्स्ट टाइम मुझे फ़ोन आया तो मैंने मना किया, मैंने कहा यार नहीं, मैं गढ़वाली फ़िल्म नहीं करूँ। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा हम बॉम्बे में ही हैं और यहीं मिलते हैं। तो बॉम्बे में ही जो है इन्फिनिटी मॉल जो बहुत पॉपुलर है स्ट्रगलर्स के लिए भी, स्पेशली वहाँ सारे स्ट्रगलर्स रहते हैं। और वैसे ही मीटिंग वीटिंग वहाँ क्योंकि वहाँ तो ऐसा होता ही है कि जो है ना, मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही हुआ है कि हर हफ्ते कोई ना कोई फर्जी टाइप का डायरेक्टर तुम्हें हीरो बना देगा बातों बातों में, तो ऐसा वहाँ बहुत चलता ही रहता। तो क्या हुआ कि वहाँ हम मिले, और फिर जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यार ये फिल्म ना ठीक है। तो तब हम यहाँ आए और फिर हमने इस तरीके से जो है फिल्म की, तो अच्छा था ओवरऑल। लेकिन हाँ, मैं जो जो आपके दर्शक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आप लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली एक बार जाना चाहिए। हमेशा यहाँ बैठ के ही हम सोचे कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो होता नहीं है। जब तक हम खुद कूदेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। एक तो डेफिनेट एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब डेफिनेटली जाना चाहिए। कुछ साल वहाँ, 6 महीने कुछ टाइम वहाँ रहो, अगर लगता है कि ठीक है, वरना फिर वापस आना तो एनी टाइम ऑप्शन है ही। पर कम से कम मन में ये ना रह जाए कि अरे यार मैं जाता तो ये हो जाता वो हो जाता। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए, ये है। आपने बहुत मेहनत करी, फिर आप मुंबई गए, आपने वहाँ इतनी मल्टीपल चैनल्स के साथ काम किया, मल्टीपल लोगों के साथ किया, सब बड़े बड़े स्टार्स। फिर इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया? मुझे पता है वो आपके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होगा कि जहाँ आपने अपना पैर जमा लिया था, और अगर आप शायद और वहाँ रहते तो मुझे लगता है आप और अच्छा करते। बट फिर इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया कि वो इंडस्ट्री छोड़ के हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री को जॉइन करना? उस टाइम आपके लिए क्या था वो, कैसी फीलिंग थी वो? देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी बातें बोल के कुछ हो जाएगा। जहाँ तक पैर जमाने वाली बात है, तो पैर तो वहाँ जमे ही नहीं एक तरह से। मैं वहाँ रहा और बहुत अच्छे से रहा, एक गुड सर्वाइवल, सब कुछ ठीक था। हालांकि कभी कभार अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, कभी कभी वर्स्ट डेज भी मैंने वहाँ देखे हैं। लेकिन ये है कि जहाँ तक, हाँ, अगर मैं वाकई वहाँ पर बहुत सक्सेस भी हो जाता तो भी मैं शायद गढ़वाल में आता ज़रूर, क्योंकि देखो अपनी जो संस्कृति है उसके लिए मुझे तब भी कोई अप्रोच करता तो मैं ज़रूर आता, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं कि मेरे वहाँ पैर जम गए या मैं वहाँ बहुत सक्सेस हो गया, ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं जिस तरह से सोचता था, मैं हमेशा फिल्मों के लिए सोचता था। मैंने कभी ना टीवी में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सच बताऊं। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ऐसा बोलना, लेकिन सच ये है कि मैं टीवी भी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि थिएटर और सिर्फ फिल्में करूं। लेकिन थिएटर के बाद मुझे फिल्में कभी मिली नहीं। कभी मिली भी थी तो जैसे मैं बताऊंगा तो एक बार पाठशाला एक फिल्म थी शाहिद कपूर की, तो उसमें मुझे एक अच्छा कैरेक्टर उसमें मिला था। लेकिन जैसे मैं शूट पे भी गया एक दो बार, लेकिन उसके बाद वो फिल्म भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, काफ़ी लंबे समय के लिए। तो वो हो गया। एक जैसे एक काली शो आता था, मेरे ख्याल से वो स्टार प्लस पे आता था शायद, मुझे अब ध्यान नहीं है। ये 24 फॉक्स का था। अच्छा। तो उसमें जो है मेरे 2 कैरेक्टर के लिए मेरा ऑडिशन फाइनल हुआ, तो उसमें से मेरे पास चॉइस थी एक कैरेक्टर करने की। तो उसमें जैसे एक कैरेक्टर गाँव का था और एक जो था वो शहर, मतलब अमेरिका में रहता था और फिर वो कुछ सिचुएशन से वापस आएगा, ऐसा स्टोरी में था। तो मैंने वो वाला चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा वो ठीक रहेगा। लेकिन हुआ ये कि 4 एपिसोड के बाद वो वापस ही नहीं आया कभी इंडिया, मतलब स्टोरी के स्टोरी अंदर। ऐसी हो गई। तो मुझे काफ़ी लगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर मैंने प्रोडक्शन में बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट शो में। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब डाउनफॉल ही बोलूँगा मैं उन्हें, ऐसे मेरे साथ काफ़ी बार हुआ। और जो है अपना, बट ठीक है, मतलब ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है लाइफ में, क्योंकि एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पर मिली। और मैं अभी भी जो है, मुझे बॉम्बे ही ऐसा लगता है बहुत अच्छा। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है, मुझे लगता नहीं कि
अदर सिटी के कोई लोग जो है ना बॉम्बे छोड़ सकते होंगे, मतलब हम्म, मुझे नहीं लगता। उनके लिए मजबूरी हो सकती है, लेकिन देहरादून एक ऐसी जगह है ना सही कि बात। मैं बॉम्बे मिस ही नहीं करता ज़्यादा। हम्म, मतलब देहरादून बिल्कुल। एक जगह है मतलब। पर अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए और हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्रीज को इतनी अच्छी अच्छी आपने मूवीज दी है। 7 फिल्में ही मैंने की, और हम्म, जो है एक बार मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था यूका का। आई डोंट नो वो कितना ऑथेंटिक है, और हम्म। जो है लेकिन जो है उन्होंने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, और उसके लिए उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ। और बाकी जो है अब तो थोड़ा फिल्में कम ही हो गई हैं। आएंगे, उस पे भी आएंगे हम। हम्म। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जब आप उत्तराखंड इंडस्ट्री में आए थे तो यहाँ की इंडस्ट्री ने आपका कैसे वेलकम किया? कैसे आपको ट्रीट किया, या आपके लिए यहाँ पे इजी था काम करना या थोड़ा हार्ड था एज कम्पेयर टू मुंबई? देखो, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, सब लोग सुनने ही वाले हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं हम्म। और लोग बोलेंगे अरे, मैं सच ही बोलूँगा। हुआ यूँ कि मैं जो देखो, बॉम्बे एक लर्निंग स्कूल एक बिल्कुल अलग है, हम्म, और यहाँ का जो काम करने का पैटर्न है वो बिल्कुल मुझे शुरू में समझ ही नहीं आता था। हम्म। तो अक्सर जब भी मैं फ़िल्म करता था तो मेरी ना सबसे बहस हो ही जाती थी किसी न किसी बात पे। मुझे याद है हमारी मूवी का भी। है ना? सभी ऐसी एक भी फ़िल्म नहीं रही होगी जिसमें कि मेरी ना बहस ना हुई हो। और वो बातें ना बहुत छोटी-छोटी होती थी, लेकिन होता क्या था कि चलो भाई ठीक है, हम जब जब हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, हम्म, तो मिलना एक अलग बात हो गई, लेकिन जब हम फ़िल्म शूट करने चले गए ना, तो फिर देखो तब तो चीज़ें वैसी हो जानी चाहिए ना बिल्कुल। तो ये लोग क्या था कि ये उसको ना मिक्स कर देते थे। मतलब पर्सनल हो गया, प्रोफ़ेशनल हो गया, ये खिचड़ी बना देते हैं। ये मतलब क्लियर नहीं रहते। हम्म, तो मतलब जैसे, मतलब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि अपना, जैसे मैं एक बार एक फ़िल्म कर रहा था कन्यादान। वैसे वो मेरी अब की हुई फ़िल्मों में मुझे सबसे बढ़िया लगती है, और देबू रावत जी ने मुझे एक के बाद एक अच्छे मौके दिए। तो उसमें क्या था, जैसे जो कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, तो जो है उन्होंने मुझे एक दिन पहले कंटिन्यूटी नहीं बताई कि भाई ऐसा-ऐसा होगा। अब ऑब्वियसली मैं अगले दिन फ्रेश अपने क्लोथिंग जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतना सिस्टम था नहीं कि वहीं जाकर हमें कॉस्ट्यूम मिल जाए, हम खुद लेके जा रहे हैं गाड़ी से। तो अब मुझे ऐसा पता नहीं था, तो सेट पे उन्होंने मुझे कहा, अरे यार ये तो कल का एक सीन बचा हुआ था ऐसे-ऐसे। मैंने कहा, यार देखो सर, मुझे तो इस सीन के बारे में पता नहीं है, मुझे तो जो बताया वो ये था। तो उन्होंने कहा, अरे यार तुम्हें लाना चाहिए था। तो ऑब्वियसली मैंने कहा, यार अ, एक्टर, कोई भी एक्टर हो वो क्यों लेके आएगा? या तो तुम पूरा, या तो तुम ही लेके आ जाओ, ऐसा मतलब मैंने बोल दिया। तो वो बात भी उन्हें बुरी लग गई। ऐसे ही कहीं किसी एक फ़िल्म में ऐसा कि कोई सीन था, मैं उसे दोबारा करना चाहता था। और वो ईज़ी सेटअप था, ऐसा भी नहीं था कि कुछ। तो मैंने बोल दिया, तो उनको वो भी बुरा लग गया। तो बाद में मेरे लिए ऐसा भी र्यूमर भी हो गया कि अरे यार उसके तो बहुत टेंट्रम और ये टाइप की चीज़ें भी। पर कोई बात नहीं, ऐसा भी हुआ। बट एक अच्छा आर्टिस्ट ये होता है जो अपनी सारी चीज़ें परफेक्ट करे बिल्कुल भी। हाँ। जो चाहे वो अपनी ड्रेस से लेकर हो या कुछ भी हो, अगर उसे अपने रीटेक्स लेने हैं। बट यहाँ शायद ये चीज़ लोग ये समझते चीज़ नहीं। अब अभी मेरी एक रिसेंटली एक फ़िल्म मैं कर रहा था। इस हम्म, फ़िल्म का तो मैं नाम भी ले लूँगा, चक्रव्यूह एक फ़िल्म थी। हम्म, तो हालाँकि सुशीला रावत जी अच्छी डायरेक्टर हैं एंड वेरी वेल रिस्पेक्टेड लेडी है। लेकिन होता ही है सेट पे। अब क्या हुआ कि जैसे वहाँ टेम्परेचर ही 2 डिग्री चंपावत में। अब क्या था कि अच्छा, मैं अपनी गाड़ी भी ले जाना चाहता था, तो उन्होंने कहा, अरे नहीं-नहीं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। तो क्या था कि सेट, अब सपोज़ मेरा 12 बजे कोई सीन हो गया, तो वो चाहते हैं कि अब पूरा शाम तक मैं वहीं रहूँ। जबकि मैं चाहता हूँ कि यार मुझे तुम गाड़ी से भेज दो, ताकि मैं होटल में अपना रिलैक्स करूँ। और मैंने वहाँ जिम भी जॉइन कर लिया था कि थोड़ा होता ही है। अब इतनी, मैंने कहा 20 दिन के लिए वहाँ हूँ, तो मैंने लोकल एक जिम भी देख लिया था, और ऐसा। तो उन्होंने जैसे भेजने से कहा कि अरे यार हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ऐसा-ऐसा। तो मुझे थोड़ा-सा वो बात ठीक नहीं लगी, तो मैं गया, तो मैंने कहा, देखो तुम्हें मुझे ऐसे ना छुड़वाना ही पड़ेगा टाइप। तो वो बात भी, फिर वो चीज़ें ना नेगेटिव हो जाती। जबकि ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं कि दरअसल क्या है ना, आर्टिस्ट, मतलब यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आर्टिस्ट जो है ना बुरा नहीं बनना चाहता, उसको काम का लालच रहता है, तो वो थोड़ा-सा प्रोड्यूसर्स हो या डायरेक्टर हो उनकी सुन ही लेता है। लेकिन मेरे साथ वैसा हुआ ही नहीं। मतलब मैं ये, मतलब अगर कोई मुझे काम के लिए टोके,
तो वो तो समझ आता है। हम्म, लेकिन अदर चीज़ों के लिए वो करे तो हमें मतलब फिर हमारी तरफ से ये हो जाता है कि यार ठीक है तुम्हारी मर्जी ऐसा टाइप का। तो यही रीज़न है कि काफ़ी टाइम से आपकी मूवीज़ नहीं आ रही है, कुछ प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, यही रीज़न है उसका? नहीं, अब तो ख़ैर ये रीज़न नहीं है। जो है फ़िल्में मुझे लगता है कि अ, मतलब अगर 10 फ़िल्में अभी बनी होंगी तो हुँ, उनमें से शायद 6-7 तो मुझे ऑफ़र हुई हैं हुँ, अभी भी। हुँ, और वो मैंने मतलब नहीं की, उसकी वजह मतलब काफ़ी रैंडम वजहें थी, ऐसा नहीं है। और जो है शायद सबसे ज़्यादा बड़ी वजह तो ये भी है कि क्योंकि नाउ आई एम इनटू रियल एस्टेट, तो हुँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम उधर भी देता हूँ। तो हुँ, अब फ़िल्में मुझे वर्थ नहीं लगती। मतलब अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 7-8 फ़िल्म से अगर 10, 12, 15 और भी कर ली हुँ, या मुझे और अवार्ड्स भी मिल गए, हुँ, तो मुझे लगता है कि ना फ़िलहाल अभी गढ़वाली फ़िल्म इंडस्ट्री में और 10 फ़िल्में करने से भी कुछ ऐसा ख़ास डिफ़रेंस नहीं आ जाएगा हुँ, कि मतलब, क्योंकि देखो मॉनेटरी वाइज़ भी अ, हमारी इंडस्ट्री ऐसा कुछ मतलब इतना हुँ, वर्थ नहीं है। हुँ, और हाँ, अगर सिर्फ़ किसी को संस्कृति के लिए काम करना है हुँ, तो उतने तक मैं समझता हूँ कि ठीक है। और उतना तक मैं भी सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा ऐसा कोई सब्जेक्ट मिलता है जिसमें कुछ मैसेज जाए, हुँ, तो मैं डेफ़िनेटली करना चाहूँगा और उसमें मॉनेटरी टर्म्स को भी मैं पीछे रख दूँगा। मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा हो तो सही जो वाक़ई ऐसे सब्जेक्ट पे बनाए हुँ, और जो सिर्फ़ फ़िल्म भी बनाए। इस समय यहाँ पर क्या है, फ़िल्मों में ज़्यादातर जो एजेंडा है वो यही है कि हाँ जी, सब्सिडी मिल जाएगी और जो भी यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं वो हर बार एक नया प्रोड्यूसर कहीं न कहीं से ढूँढ ही लेते हैं हुँ, और उनको ठीक-ठाक बातें बोल ही देते होंगे वो हुँ, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुँ, लेकिन तुम खुद नोटिस करो कि प्रोड्यूसर अभी तक यहाँ ना रिपीट ही नहीं हुआ। हुँ, मतलब रिपीट होता ही नहीं है। जो एक बार फ़िल्म बना लेता है वो दोबारा बनाता ही नहीं, हुँ, ये है। वरना अगर यहाँ पर फ़िल्में बनाना वर्थ होता, तो मैं शायद अभी तक ना प्रोड्यूसर बन गया होता। क्योंकि मतलब भगवान की दया से अभी तो ऐसा है कि मैं खुद भी फ़िल्में बना सकता हूँ। लेकिन जो है, मुझे ऐसे लगा नहीं कि ये वर्थ है। बाकी ठीक है, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं और जब कभी कोई अच्छा मौका मिलेगा तो हम भी फ़िल्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गढ़वाली हुँ, फ़िल्मों हुँ, को नहीं करेंगे। हुँ। तो ये है इसमें। तो अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना होगा तो मतलब इन फ्यूचर आपने सोचा है कुछ प्रोड्यूस करने का? देखो, मेरा मन तो है कि मैं प्रोड्यूस करूँ, हुँ, लेकिन वो तब जब गढ़वाली फ़िल्म में 30-35 लाख लगाना वर्थ हुँ, होगा। हुँ, क्योंकि ऐसा है कि अपना, क्योंकि मैं वो वाला काम नहीं करूँगा जो ये लोग करते हैं हुँ, कि सब मतलब हुँ, समझ रहे हो? समझ कि ऐसा वाला काम नहीं करूँगा। मतलब अगर काम करना है तो फिर अच्छे से ही करो और अच्छे से करने मैं इसलिए भी नहीं बनाऊँगा कि सब्सिडी के भरोसे। हुँ, मतलब फ़िल्म बनानी है तो फ़िल्म ही बनाओ। हुँ, मतलब ये भी मैटर नहीं करता कि तुम्हारा बजट क्या है, पर एटलीस्ट फ़ोकस सिर्फ़ फ़िल्म ही बनाना होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे ना, बहुत सारी फ़िल्में मैंने छोड़ी जैसे, तो मैंने ये देखा, पहले तो उनका ये रहता है कि अरे यार हमें अच्छा आर्टिस्ट चाहिए, हुँ, तुम ही करो। लेकिन जैसे सपोज़ मैं नहीं कर पाया, तो जो मेरा सब्स्टिट्यूट होता है, वो देख के मुझे लगता है कि नहीं यार, इन्हें आर्टिस्ट तो नहीं चाहिए था। मतलब कुछ भी चल रहा है। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि जो अच्छा आर्टिस्ट है उसको उत्तराखंड इंडस्ट्री में ज़्यादा फेम नहीं मिलता या लोग ज़्यादा अप्रोच नहीं करते? नहीं, अच्छे आर्टिस्ट है, फ़ेम तो देखो है ही है। हुँ, जैसे अगर मैं फ़ेम के मामले में कहूँ तो जो म्यूज़िक वीडियोज़ में तो काफ़ी सारे हैं हुँ, जिनको अच्छा फ़े वैसे तो देखा जाए तो अपनी इंडस्ट्री मेरे ख़्याल से सिंगर बेस्ड ही है। हुँ, सिंगर्स के लिए तो बहुत हमेशा ही प्रॉफ़िटेबल है और आर्टिस्ट भी मेरे ख़्याल से जो मतलब म्यूज़िक वीडियोज़ वाले हैं वो तो देखो बहुत सारे हैं जो पॉपुलर हैं। और लेकिन फ़िल्म्स में तो मुझे लगता नहीं कि कोई पॉपुलर हुआ है अभी तक फ़िलहाल। हाँ, हाँ, काम भले ही एप्रिशिएट हो जाए, लेकिन जो है पॉपुलर तो मेरे ख़्याल से, क्योंकि फ़िल्मों की ऑडियंस ही नहीं है ना। अब थिएटर में लोग खींच-खींच के तो लोगों को ला रहे हैं कि मतलब आओ भई फ़िल्में देखो, हुँ। और उस तरीके से फिर मतलब बस जितनों ने फ़िल्म देख ली बस उतने ही लोग जानते हैं। मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इतना मुझे तो लगता नहीं है। तो क्या एक रीज़न बजट भी हो सकता है कि क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट अच्छा पेमेंट के लिए बोलता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शंस हाउस है जो नहीं उतना अफोर्ड कर पाते तो फिर वो सब्स्टिट्यूट ढूँढते हैं जैसे आप कह रहे थे कि अगर मैं नहीं तो फिर मेरा सब्स्टिट्यूट।
नहीं, जैसे मेरा है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ तो कभी ना बजट की बात है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसा अगर मैं सोचूं बजट तो वो पे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं तो वैसे मेरे साथ तो बजट वाली बात ही नहीं है, मगर अगर कोई बहुत सिंसियरली बनाना चाहता हो तो हम तो फ्री में भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियल एंगल है वो फिल्मों पे डिपेंड ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो? तो इस वजह से जो है ना, मेरे साथ तो वो बजट वाली बात नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ काम वाली बात ही है। अगर कोई सिंसियरली बनाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ना अपना देखो, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि अभी हम एक काम के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो देखो, जितने भी डायरेक्टर हैं यहाँ पर, और पुराने हैं नए हैं, मैं रेस्पेक्ट सबकी करता हूँ, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो लोग लगातार लगे हुए हैं। बट जब काम की बात आती है तब मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि यार देखो क्या होता है, सपोज एक पेंटिंग है और आपके पास बहुत कीमती पेंट ब्रश वगैरह है, तो आप खुद बताओ कि आप जो है ना, अपना जो वो मटेरियल है वो किसी अनुभवी पेंटर को दोगे जो सही बना सकता है, या ऐसे ही जो सीखने वाला होगा? ऑब्वियसली अनुभवी को देंगे। बस, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम पेंट है, ब्रश है, वो मटेरियल है जो कोई आर्ट फॉर्म में क्रिएट हो सकता है। अब अपने को किसी को अगर सौंपना है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ बना सके। तो पहले तो ऐसा था कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने रैंडमली जो भी आया मैंने वो फिल्म कर ली, बट बाय द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब करके फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा ही नहीं है किसी भी तरीके, ना तो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है कि भाई कुछ करके मज़ा आ गया हो, और पैसे तो खैर भूल ही जाओ। इसीलिए कहीं ना कहीं वैसे ये रीज़न था कि मुझे जैसे रियल एस्टेट में मुझे लगा कि मुझे हाथ आजमाना चाहिए, और टचवुड की वो बहुत अच्छा सक्सेसफुली काम कर गया। और जो है अब तो मेरे लिए फिल्में ऐसा है कि सेवा भाव से भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई उस चीज़ को बनाए तो सही। और अगर मैं खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो वर्थ हो तभी, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आप थिएटर फिल्म बना दी और उसके बाद जो है ना अब लोगों को ढूंढते रहो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, या सब्सिडी के भरोसे बैठे रहो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अच्छा, मेरे पास ना वैसे बहुत लोग आते हैं कि कई बार लोग आते हैं कि यार फिल्म बनाते हैं ये वो। मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ कि यार क्यों बना रहे हो। अच्छा, कईयों का तो जिनका काम ही इसी से चल रहा है वो तो सीधे बोल देंगे कि अरे हाँ जी हाँ जी, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। वो कई तो वो ऐसे किसी को जो है ना फेक प्रोमिसेस करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा अगर ये ऐसा होता ना तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ना रिपीट फिल्में बनाते। मतलब मेरे पास 50 एग्जाम्पल है जिन्होंने फिल्म बनाई और दोबारा बनाई नहीं कभी। तो ये है। तो जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई, ये रीजंस बताए, ये कैसे हम लोग सही कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, ताकि हमारी इंडस्ट्री थोड़ा और ग्रो करे आगे? देखो, इस चीज़ का तो सॉल्यूशन मुझे लगता नहीं कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से गढ़वाल फिल्म इंडस्ट्री को 30 साल तो हो ही गए होंगे, और 30 साल से भी अभी तक सिर्फ अभी एक ही चीज़ हुई है, वो ये कि फिल्में बहुत सारी बन रही है। उसके अलावा तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट अभी फ़िलहाल, हाँ, लेकिन जो है ना कुछ कुछ फिल्में ज़रूर अच्छी अच्छी बनी है जो थोड़ा सा जिनमें मतलब लगा कि यार इनमें काम हुआ है। अदरवाइज तो अच्छा, कई तो ऐसे भी हैं कि जो है खुद ही पैसे लगा रहे हैं, खुद ही हीरो हैं, वो ऐसी फिल्में भी हैं। और जो है वो उनको मतलब ऐसा भी सेंस नहीं है कि यार हम उसमें फिट हैं या नहीं है, और वो चीज़ें भी, तो वो ऐसी चीज़ें ना बहुत डिसअपॉइंटिंग सी हो जाती है। मतलब मज़ा नहीं आता है, ऐसा लगता है यार ये भी क्या ही हो रहा है। उसमें फिर ऐसा हो गया ना कि हम भी उसी रेस में चले गए तो फिर वो फ़र्क भी नहीं रह जाएगा। इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब, तो जो तुमने पूछा कि ऐसा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो देखो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल ही है। क्यों? क्योंकि लोग जो है अपना उस पैटर्न में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वो चीज़ें ना एकेडमिक लेवल पे भी नहीं सीखी, और जब तक वैसे सीखे हुए लोग नहीं आएंगे तब तक तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो फिल्म ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ जी मैं पैसे लगा रहा हूँ, मैं हीरो भी बन गया, डायरेक्शन भी मैं ही कर लूँगा, और जो है सब कुछ मैं ही संभाल लूँगा। फिर वैसे भी काम नहीं होगा, और ऐसे में भी काम नहीं होगा कि
शाम को तुम कहीं खा पी रहे हो और तुमने वहीं कास्टिंग कर दिया, अरे भाई उसको ले लो, इसको ले लो। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो वे ऐसे में तो फिल्में नहीं बन पाएंगी। ऐसे में सिर्फ यही बन पाएगा कि वो फिल्म बनाएंगे, सब्सिडी के भरोसे रहेंगे, मिली तो ठीक, नहीं भी मिली तो कौन प्रोड्यूसर डूबेगा, उनका भी कुछ नहीं जाएगा, फिर उनको वो कोई और भी मिल जाएगा ऐसे ही। तो वो ये सब अभी जब तक चलता रहेगा तब तक तो देखो बहुत मुश्किल। हाँ, हो सकता है कि अब नए बच्चे आए, कहीं से अच्छा सीख के आए, वो कुछ बना मतलब कोशिश करें, तो चीज़ें हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म ही ऐसा आ जाए कि जो हम हमारी फिल्मों को खरीद पाए और उसकी रीच बढ़ जाए ऑडियंस की, और उससे कुछ अर्निंग हो सके प्रोड्यूसर की। तो शायद ये पैटर्न चेंज हो सकता है। मतलब जो मैं जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो मैं खुद प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। लेकिन मैं भी उस समय का वेट कर रहा हूँ कि कब ऐसा होगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि यार भैया चलो फिल्म बनाते हैं, या कई लोग पुराने डायरेक्टर भी ऐसे आते हैं कि रणवीर कोई फिल्म बनाते हैं, अब तो तुम बना ही सकते हो। तो मैं बोलता हूँ यार, बना सकने में और बनाने के बाद क्या होगा उसमें भी तो फर्क है। सही बात है। तो वो वैसे हो जाता है। बाकी देखो चल ही रहा है काम। वही आशा करते हैं जो चीज़ आपने बोली है, काश वो ऐसा हो जाए और हमारी इंडस्ट्री आगे ग्रो करे। हाँ देखो, यंग मुझे भी जो अब उम्मीद है, वो जो यंग जनरेशन है उनसे मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ को कुछ तो मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पुराने लोगों ने देखो जितना करना था कर लिया, और वो सुधार भी नहीं सकते क्योंकि उनकी सोच भी नहीं है सुधारने की। वो अभी भी पीछे पास्ट एक्सपीरियंस से ही चीज़ें देते जा रहे हैं। बस ये है कि वो चला रहे हैं काम जैसे तैसे। अच्छा, तो आपने मुंबई में भी काम करा है उनके डायरेक्शन में, उनके जितने भी वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उनके साथ, और आपने उत्तराखंड में भी काम करा है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड वालों को बॉलीवुड से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए और कुछ बॉलीवुड वालों को उत्तराखंड से सीखना चाहिए? देखो, बॉलीवुड को तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड से सीखने के लिए कुछ है नहीं। मतलब फिल्मों के मामले में अगर वो यहाँ से कुछ सीख सकते हैं तो वो यही कि स्पिरिचुअलिटी और जो यहाँ का एक सादापन है वगैरह वगैरह। वरना उनको टेक्निकली तो देखो उत्तराखंड से उनके पास कुछ सीखने के लिए नहीं है। हाँ, वो साउथ से कुछ सीख सकते हैं, वो अलग बात है। रही बात उत्तराखंड के डायरेक्टरों के लिए, तो इनको तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ बॉलीवुड से बल्कि हर जगह से सीखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ना सिर्फ टेक्निकल चीज़ सीखो, सोल यहीं की रहने दो। मतलब क्योंकि देखो यहाँ जो प्योरिटी है और सब्जेक्ट की क्लियरिटी है ना, वो शायद अगर हम कहीं और से मिक्स करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये ऐसे ही रहने दो, बस सिर्फ टेक्निकल चीज़ ही सीखो, उतना ही बहुत है। और बनाओ वही चीज़ जो देखो साउथ क्यों है आज की डेट में। जैसे मैं कहूँगा अभी कांतारा फिल्म, जो ऋषभ शेट्टी, मतलब समझ रहे हो कि मतलब वो क्या चीज़ है। तो वो उसका अपना रिलीजन है, उसकी अपनी सोच है, और देखो उसने उसी चीज़ को किया, वो जिस चीज़ में वो है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी वो होना चाहिए जो यहीं की चीज़ है। और टेक्निकल चीज़ सीखो ना बस, बल्कि उसको सीखो मत, सीखो जरूर सीखो, तब तक वो चीज़ फिर बन भी नहीं पाएगी। और दूसरा, फिल्मों को बनाने का जो एक आइडिया है डायरेक्टर का भी और प्रोड्यूसर का भी, वो पर्सपेक्टिव भी चेंज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ सब्सिडी के लिए बनाओ, मतलब फिल्म को फिल्म के लिए ही क्यों नहीं बना रहे हो, मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी है। बजट भी, बल्कि अगर ना कोई बहुत सही तरीके से चीज़ों को बनाए तो बजट भी उतना बड़ा बैरियर नहीं है। फिर तो कुछ अच्छा एक चीज़ है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है नेहा कुकरेती, और वो अच्छी राइटर है टीवी इंडस्ट्री में और ऐसा, मतलब बॉम्बे में। तो वो लोग कई बार प्लान करते हैं कि जो है ना इस तरीके से, तो वो मुझे ना ये बात हमेशा बोलते हैं कि उत्तराखंड से कोई भी फिल्म ना बॉम्बे क्यों नहीं आती फेस्टिवल में। मतलब मतलब हर रिलीजन की फिल्म आती है वहाँ, मतलब सब आ रही है, लेकिन आज तक उत्तराखंड से ना एक भी फिल्म नहीं गई फेस्टिवल में जी। मतलब अवार्ड तो बहुत दूर की बात है, गई ही नहीं। तो कम से कम उस चीज उतना तो बन जाए कि वहाँ जा सके। यही सेम क्वेश्चन कल मेरी मम्मी भी कर रही थी। हम कपिल शर्मा शो देख रहे थे, हाँ तो वहाँ से बिहार से भोजपुरी एक्टर्स आए थे, तो मेरी मम्मी यही बोल रही थी हमारे उत्तराखंड का एक्टर क्यों नहीं बुलाते हैं ये लोग, वहाँ हमारे उत्तराखंड के एक्टर्स क्यों नहीं बैठते हैं। चलो उसका तो देखो सीधा रीजन है, भोजपुरी इंडस्ट्री भी जो है मॉनेटरी वाइज अच्छा ठीक ठाक हो गई, तो उनके पास उतना है बजट कि वो जो है वहाँ जाके देखो कपिल शर्मा इज ऑल अबाउट
बीइंग प्रोमोटेड। हम्म, तो वो तो बस यही है कि भाई उनके पास बजट है, वो अपने को प्रमोट कर सकते हैं। हम्म, गढ़वाल में तो खैर थिएटर में लगाने के लिए ही पैसा हो जाए वही बड़ी बड़ी बात है, बात है। प्रमोशन तो बहुत दूर की। तो जिस दिन कभी ऐसा यहाँ हो जाए कि मॉनेटरी वाइज उतना प्रॉफिट है, तो देखो तब तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ जा कर के ऐसा किया जा सके। लेकिन हाँ, वो जो फेस्टिवल वाली बात है ना, उसके लिए तो वो क्राइटेरिया भी नहीं है कि जो है ना कि मतलब उसमें पैसों वाली बात ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ आर्ट की बात है। आर्ट की तो बात। कम से कम वो तो हो जाए। हम्म, और जब एक बार अगर उस प्लेटफॉर्म में अगर कोई गढ़वाली फिल्म रिकग्नाइज हो जाए तो शायद फिर आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अब वहीं नहीं पहुंचा पा रहे तो कैसे फिर काम हो पाएगा। जी। ये अभी हम पहाड़ों की बातें कर रहे हैं और आप भी ऋषिकेश से हैं, ऋषि की नगरी से हैं। तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका बचपन कैसे बीता ऋषिकेश में? अच्छा, वैसे जो हम्म, मेरा बर्थ प्लेस है वो तो असम है, अच्छा, तेजपुर। हाँ, तो अच्छा। मेरे पापा आर्मी में रहे हम्म, तो उस समय वहीं पोस्टेड थे, तो मैं शायद कुछ 2-4 साल का ही रहा हूँगा या कुछ महीनों का, मुझे इतना तो ध्यान नहीं है। हम्म, तब हम यहाँ आ गए थे। तो चाइल्डहुड तो देखो ऐसा है कि ऋषिकेश तो देखो है ही अच्छी जगह, बिल्कुल। उसमें तो देखो कोई शक ही नहीं है। हम्म, और मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैं ऋषिकेश का हूँ इसीलिए मैं बॉम्बे को बहुत आसानी से छोड़ भी पाया। और हम्म, मतलब हालांकि मैं आता जाता हूँ कभी, वो एक अलग बात है। हम्म, लेकिन ये है कि एक होता है ना यहीं जी, रह जी। जाना, हम्म, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये ऋषिकेश है। हम्म। और ऋषिकेश तो देखो पहाड़ों में बात ही ऐसी है बात कि है अपने तरफ वापस ही खींच बहुत लेती है। जबरदस्त बात। मुझे हाँ। लगता है कि ऋषिकेश, देहरादून, हम्म, ये जगह ना बहुत ज़्यादा जी। खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। हम्म, और यहाँ रहने का ना मज़ा ही है ज़िंदगी में। बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो जो यहाँ रह रहा है वही जी रहा है सही बात है, सही है बात ना? है। वहाँ तो सब दौड़ में लगे हैं करियर हाँ, की, आगे कौन बढ़ेगा क्या। हम्म, यहाँ सब लोग जीते हैं, मोमेंट जीते हैं अपना। ये तो है। हुँ, मैं ना जब मैं मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया था ना, हुँ, तो मुझे लगता था अबे यार, मैंने अपने ना इतने साल शायद खराब ही किए खरा होंगे वहाँ। हालाँकि वो तो बॉम्बे भी देखो मुझे हुँ, इक्वली बहुत पसंद है हमेशा से, क्योंकि बॉम्बे बहुत ज़बरदस्त है जगह। तो वो एक्सपीरियंस तो देखो कमाना ही पड़ता है। और जो है मेरे ख्याल से वो सही एज भी थी वहाँ जाने की, हुँ, और मैं सही टाइम पे इधर भी आ आ गया। गया। और अब जो है मुझे चीज़ें सब बहुत सेटल्ड लगती हैं। हुँ, और मतलब मज़ा आता है ज़िंदगी हुँ। में तो जैसे हम ऋषिकेश की बात कर रहे थे, ऋषिकेश एक स्पिरिचुअल जगह है बिल्कुल। और लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वहाँ हुँ। पे। तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी है कि आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? अब मैं छोटी-सी स्टोरी बताऊँगा। हुँ, मेरे ख्याल से 2014 की बात रही होगी। काम-धाम कुछ था नहीं बॉम्बे में, और ज़्यादातर टाइम मैं फ्लैट्स में ही था और शाम होने का इंतज़ार करता था। फिर हम सब दोस्त कहीं बीच पे या कैफ़े में, फिर वही आधी रात, वैसा वाला सब। तो अचानक से ना मुझे, अच्छा मैं ना पहले से ही, हुँ, मुझे ना रीडिंग का बड़ा शौक रहता था। हुँ, तो मैं वहाँ पर ना मैं ज़्यादातर साइंस फिक्शन इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले से ही पढ़ता आया हूँ। और जो है एक समय आया जब मुझे लगा कि यार अब मैं ना, मुझे क्या पढ़ना चाहिए अब। हुँ, तो उन दिनों मैं वैसे भी पूरा खाली वेला टाइप बैठा हुआ था हुँ। तो मैं ना मार्केट गया और जो है मैं वेदों को मैंने खरीद लिया अच्छा। कि मैंने कहा यार हुँ, देखते हैं हुँ, क्या। तो मैंने जैसे उन्हें स्टार्ट किया तो मुझे नहीं आया समझ उसमें पेनेट मतलब किस हुँ, तरीके से मैं उसमें। तो फिर मैंने उसको थोड़ा और गूगल वगैरह किया। तो फिर मैंने ना पुराण जो हुँ, होते हुँ, हैं वो हुँ, हुँ, खरीदे। हुँ। तो मैं 6-7 अलग-अलग, वैसे 18 पुराण होते हैं, तो मैं उसमें से 6 लेके आ गया। अच्छा, उसमें भी मैंने अक्कड़-बक्कड़ बम्बे-बो टाइप से मैंने कहा यार पहले कौन से कौन-सी पढ़ूँ ये पढ़ूँ? समझ नहीं आ रहा। हाँ। तो फिर मैंने ना श्रीमद् भागवत हुँ, पुराण जो है वो मैंने पिक किया। और उसको मैंने उसको कंप्लीट किया पूरे 10 महीनों में, हुँ, पूरा पढ़ के। पर मैंने जब उसको पढ़ा ना, तो मैं उसको दिन-रात ही पढ़ता था, मैं सही बताऊँ तो। बहुत ज़्यादा मतलब पूरा ठीक से डीपली। अच्छा, जैसे मैं उसको पढ़ते-पढ़ते उसमें मेरे ख़्याल से 18 कैंटो मतलब होते हैं, हुँ, और उसके अंदर फिर चैप्टर्स होते हैं। हुँ, तो 3rd कैंटो उसमें पढ़ने तक जो है ना, मेरा इस्कॉन जाने, अब क्या होता था इस्कॉन में मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे, तो ना वहाँ इस्कॉन में ना खाना बहुत ज़बरदस्त मिलता है। हुँ, तो वहाँ के कोई गुरुजी थे, तो वो एक दिन उनके पास कोई श्रद्धालु आके कुछ लेके आया। तो उसने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, मतलब गुरुजी ने, कि
आओ यहाँ आओ और कुछ है मेरे पास। तो वो मैं उसके साथ रैंडमली वहाँ चला गया इस्कॉन में। तो इस्कॉन में ना मुझे एक लड़का मिला, वो कुमाऊं का था। अच्छा। तो ना एक होता नहीं है कि अरे ये तो यार हमारे पहाड़ी उत्तराखंड पहाड़ी, से है, हाँ। तो ऐसा मिलना हो गया। तो अब क्या है कि उन जैसे अब वो साधु ने मुझे कुछ बुक्स दी, तो मैंने वो रख ली और उनको पढ़ा। फिर मेरा ना वहाँ थोड़ा सा एक इंटरेस्ट, मैंने जब वो चीज़ें पढ़ी तो मैं ऑलरेडी जो चीज़ पढ़ रहा था वो सब सिंक हो रहा था। फिर मैं एक दो बार इस्कॉन में गया तो वहाँ भी सेम चीज़ को ही वो कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये जगह मेरे लिए है। तो जो है ना, तो मैंने फ्लैट छोड़ के कुछ दिन सन्यासियों के साथ रहा। अच्छा, 15 दिन वहीं उन्हीं के साथ तो मैंने उनकी वाली लाइफ को वो किया, मतलब एक्सपीरियंस फॉलो, किया। कि 3 बजे उठना, फिर एक सुबह सुबह जो है ना, पहले एक मंगलम आरती होती है, फिर उसके बाद दर्शन आरती, फिर चैंटिंग वगैरह, वो मतलब मैंने वहाँ पूरा पूरा मतलब पूरे 15 दिन ऐसे। तो वो मुझे समझ आ गया कि यार ये कुछ मतलब चीज़ है। इस बीच में वो तो कर ही रहा था उसको स्टडी। बस तब से जो है आज तक मैंने काफ़ी सारे पुराणों को स्टडी किया। इनफैक्ट लॉकडाउन में मैंने पूरा नारद पुराण स्टडी किया, मतलब ऐसा टाइप से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, कि मतलब फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, देखो तीनों तरह की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मटेरियल के पीछे ही भाग रहे हैं और जो है मतलब हमने, अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो पता चला वो मेंटली इतना स्टेबल नहीं है, और स्पिरिचुअली तो बिल्कुल ही समझो कि एकदम ही डब्बा गोल है। तो वो भी ना बैलेंस नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़का है या आदमी है लेकिन ना पता चला कि वो स्पिरिचुअली वो भी स्टेबल नहीं है, तो भी मतलब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल बेस है, अगर वो इंसान का स्ट्रांग हो ना, तो फिर वो थॉट प्रोसेस और मटीरियलिस्टिक लाइफ में भी वो चीज़ें ना सेट हो जाती हैं। मतलब ऐसा, मतलब ये मेरा आपका एक्सपीरियंस है मतलब। अच्छा, तो जैसे हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की, तो आप शूट्स के लिए जाते हो अलग अलग जगह, और ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि आपको अगर वहाँ से बार बार शूट करने का मौका मिले तो आप पक्का उस जगह पे जाते हो और वहाँ के लोगों से आपने बहुत कुछ सीखा? मुझे तो जो है सबसे अच्छी जगह वैसे हर्षिल लगी, क्योंकि मैंने वहाँ सबसे पहली फिल्म भी वहीं शूट की थी। अच्छा, मैं तब ना बॉम्बे से आया ही था और तब मैं इस्कॉन से भी बहुत ज़्यादा, तो पता है क्या होता था, जैसे मैं ना सुबह सुबह 4:30-5 बजे वहाँ एक, अच्छा जो वो पूरी जगह है ना, वो बहुत, वो भी तपोस्थली है। मतलब वहाँ पर मतंग ऋषि, मतलब अगर मैं पौराणिक बातें बोलूँ तो मतंग ऋषि की जगह हुआ करती थी वो। और पांडवों ने वहाँ उस जमाने में, मतलब अपने समय में बहुत मंदिर बनवाए थे, जिसमें से एक ही बचा था वहाँ पर, जो भी अभी अभी आपदा में दब गया, मतलब वो हो गया। तो मैं ना वहाँ, अब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सोचेंगे कि बॉम्बे, ये लड़का जो है ना इतना ज़्यादा पूजा पाठ, मतलब अजीब, थोड़ा एम्बेरसिंग सा भी लगता था। तो मैं ना बहुत सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग जाता था। तो वो एक शिवालय था, तो मैं वहाँ ना चैंटिंग करता था बैठ के एक पेड़ के नीचे। तो वो मैं ना बिल्कुल ऐसे छुप के ही करता था, फिर मैं जल्दी वापस आ जाता था ऐसा। तो वो जगह मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो जो धराली गांव है, वहाँ वहाँ लोगों से भी बहुत बातचीत होती थी एक। अच्छा, उसके बाद मैं आज तक सबसे ज़्यादा भी वहीं गया हूँ। हर्षिल। फिर वहीं से 20 किलोमीटर आगे गंगोत्री धाम होता है, तो वो भी दर्शन हो जाते हैं। तो मुझे हर्षिल सबसे ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि जो अभी आपदा हुई और वो जो होटल्स वगैरह थे, वही हमारा रुकने का अड्डा था। अच्छा। हाँ, तो जब ये हुआ तो मैंने वहाँ फ़ोन वोन किया, पूछा कि ऐसे ऐसे। तो अब तो चलो खैर, अब तो धीरे धीरे रिकवर हो ही रिकवर हो जाएगा। रहे हैं वो लोग। तो हर्षिल मेरी फेवरेट जगह है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे हर्षिल अच्छा लगता है। और तो जैसे आप बता रहे हैं आपने बुक्स में पढ़ा उत्तराखंड के पौराणिक चीज़ों के बारे में, तो हाँ, क्या क्या है उस चीज़ में, मतलब उस बुक में क्या क्या बता रखा है उत्तराखंड के बारे में? देखो, अगर मैं युगों की बात करूं, चाहे वो त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, हर युग में ऐसा ही हुआ है कि इंसान जो है सीधे सीधे बद्रिकाश्रम शब्द होता है उसमें, जो बद्रिकाश्रम जो है उत्तराखंड के लिए होता है। अच्छा। हाँ, तो हर ऋषि, हर राजा जब भी वो मोक्ष के लिए एफर्ट करता है तो वो या तो काशी या बद्रिकाश्रम, तपस्या के लिए यही जगह होती है। तो इसमें बहुत सारी जगह पुराणों में, आनंद घाट एक हरिद्वार में होता है, वो पुराणों के समय से है, उसका जिक्र है, ऋषिकेश का जिक्र है। और आगे जो है ऐसी ऐसी, जैसे मतंग ऋषि का मैं बता रहा हूँ, उसका जिक्र है।
तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ऑलरेडी बॉम्बे में रह के पढ़ता था, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता यार यही तो वो जगह है, ये जो- ऐसा। ये तो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था। हाँ, तो तब उसकी ज़्यादा वैल्यू समझ आती थी। हम्म, और हम तो देखो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गंगा के इतने आसपास रह रहे हैं, वो बिल्कुल वहाँ होना ही बहुत सबसे अपने बड़ी आप बात में है। बड़ी बात है। और हम लोगों को हमारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ की, हमको बाहर जाके पता चलती है कि कितनी वैल्यूएबल है वो बस चीज़ें। ये हमेशा होता है, हम्म, ये चीज़ तो है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऋषिकेश, देहरादून का इंसान या उत्तराखंड का इंसान जो है ना, हम्म, किसी भी शहर को छोड़ छोड़ सकता है सकता है। इजीली। अच्छा, तो जो अब हमारा पॉडकास्ट का एंड आ रहा है, वो जो हम एंड करते हैं वो एक फन सेगमेंट के साथ करते हैं, जिसमें हम कुछ गेम्स खेलते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने फन सेगमेंट के साथ। इसमें हम क्या करेंगे, एक गेम है, जो पहला गेम है हमारा, वो है दिस और दैट। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, तो अच्छा, आपको चूज करना है या तो ये या तो वो ऑप्शंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है, मुंबई की कटिंग चाय या अपनी पहाड़ों की चाय। देखो इसमें तो मुंबई की कटिंग चाय। मुंबई की कटिंग चाय, ठीक है। पीस या फिर हसल। देखो पीस ऑब्वियसली, ओके, जिंदगी में वही ठीक है। अच्छा। माउंटेन्स या फिर मरीन ड्राइव। माउंटेन। ओके। लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर पहाड़ी रास्ते। पहाड़ी रास्ते पैदल में, हाँ, पैदल में चाहो या फिर आप अपनी कार या जो भी है। तब तो पहाड़ी रास्ते। पहाड़ी रास्ते, ओके। मुंबई का वड़ा पाव या फिर उत्तराखंड की भटकी दाल। इसमें भी मैं वड़ा पाव पे ही जाऊंगा। आपको हमारी पहाड़ी डिश अच्छी नहीं लगते? नहीं, क्योंकि देखो मेरा बॉम्बे से भी तो लगाव है ही है। बट मेन तो आप पहाड़ी हो ना, आपको पहाड़ी से ज्यादा लगाव होना चाहिए। पहाड़ों की गलियां भी तो पसंद थी। ओके, ठीक है। अच्छा, बाराती डांस या फिर ढोल दमाव पर डांस। ढोल दमो। ओके। बॉलीवुड सेट या फिर उत्तराखंडी सेट। सेट। हम्म, सेट तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में तो सेट होते ही नहीं है। यहाँ तो जो है वो रियल लोकेशन ही होती है। और बॉम्बे में तो एक बहुत बड़ा हम्म, ग्राउंड होता है, उसमें सब तिरपाल से ढका रहता है और अंदर अलग ही दुनिया रहती है। हम्म, तो अगर मैं सेट वाली बात करूँ तो देखो सेट तो बॉम्बे में ही अच्छे होते हैं। हम्म। और अगर लोकेशन और जहाँ मज़ा आता है, प्लेजेंट होता है सब, वो तो उत्तराखंड में ही होता है। अच्छा, हीरो रोल या फिर विलन का रोल। अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे ना दोनों ही बहुत इक्वली लगते हैं, पर मैं विलन ज़्यादा प्रेफर ही करता हूँ। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी होगी आपकी, कॉमेडी, रोमांस या फिर थ्रिलर, जो आप करना चाहते हो। मैं अभी अभी तो मैं चाहता हूँ, वैसे गढ़वाल में ना थ्रिलर मूवी होनी चाहिए, ओके। तो मैं वही करना चाहता हूँ अब। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो, आपकी बड़ी दिली इच्छा है। मतलब यहाँ से यहाँ से भी या फिर बॉलीवुड से भी, दोनों जगह से। देखो, मेरे को ना जिंदगी में एक ही एक्टर अच्छा लगता था, लगते थे। हम्म, देवानंद। और जो है, अच्छा मुझे ना इस बात का बहुत दुख है कि मैं उनसे ना मिल नहीं पाया। मैं बहुत पुराने एक्टरों से, लगभग मैं बहुत सब मतलब काफ़ी एक्टर्स से मिला हूँ, लेकिन जो है ना सिर्फ मैं उनसे मिलनी, जबकि मेरा ना घर भी उनके आसपास ही था, बंगले के। और कोई डायरेक्टर मुझे हमेशा बोलते थे कि यार तुम्हें ना मिलने जाना चाहिए, लेकिन जो है ना मैं, मतलब मैं सोचता था कुछ करके उनसे मिलूंगा, हम्म, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जब वो गुजरे तो मैं 2 दिन तक रोता रहा, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो गुजर गए, हम्म, इसीलिए कि मैं मिल नहीं पाया। हम्म। बाकी तो देखो ऐसा, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ काम करने का मन ऐसा कुछ हो, तो इसमें तो यहाँ का कोई फेवरेट एक्टर जो जिसके साथ आपको काम करने में मजा आता है। मज़ा आता है। हाँ। देखो मुझे लगता है जिसके साथ मेरी थोड़ा केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है हम्म, आगे, और मन भी है कि हम करें दोबारा काम, वो है प्रशांत। प्रशांत। हाँ। उनकी और आपकी बहुत दोस्ती हाँ, है क्योंकि वैसे। हम अ, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो वो मेरा इकलौता ही दोस्त है, बाकी तो वैसे दोस्त है ही, हम्म, पर उसके साथ मेरी ज़्यादा बनती है। तो हम अभी भी बहुत प्लान करते हैं कि यार ऐसी आंखें फिल्म जैसी कुछ हम्म, स्टोरी पे काम हम्म, करेंगे, हम दोनों होंगे। इनफैक्ट उनके फादर साहब जो है, अंकल जी अब नहीं रहे, हम्म, लेकिन हम जो है ना बहुत प्लानिंग करते थे उनके साथ हम्म। कि वो हमारे फादर होंगे और हम और दोनों फिर 2 बेटे, और ऐसा हम बहुत प्लान करते प्लानिंग थे। करते हैं, ओके। सो ये गेम गेम तो अच्छा हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट गेम है, उसमें भी आपको वन वर्ड में बताना है सिर्फ आंसर, ठीक है। मतलब आपकी जो फीलिंग्स है, उस शब्द को सुन के आपकी जो फीलिंग आती है वो बतानी है सिर्फ एक वर्ड में, ठीक है। मुंबई। हम्म, मुंबई ड्रीम।
ओके, उत्तराखंड। लव। ओके, स्ट्रगल। लाइफ। ओके, कैमरा। पैशन। ओके, पहाड़ी पीपल, हमारे पहाड़ी लोग। अटैचमेंट। ओके, फैमिली। रिस्पेक्ट। ओके, फेवरेट एक्टर। इन उत्तराखंड। फेवरेट एक्टर उत्तराखंड में मेरे ख्याल से घन्ना भाई। ठीक है, जो हमारा लास्ट अब डायलॉग आप बोलोगे वो आपका कोई फेवरेट डायलॉग होगा बॉलीवुड से जो आपको बहुत अच्छा लगता है डायलॉग। देखो, मेरे टाइम पे सबका फेवरेट शाहरुख खान ही था। अभी भी है। अभी भी है। हाँ। और उनका सबसे पॉपुलर डायलॉग जो है वो यही है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। थैंक यू सो मच। यहीं पे हमारा फन सेगमेंट ख़त्म होता है और हमारे पॉडकास्ट का एंड भी होता है। एंड थैंक यू सो मच हम आप हमारे पॉडकास्ट में आए अपना टाइम निकाल के। और मैं हमेशा घर में भी हमारी बातें होती रहती हैं कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत डिसिप्लिन है, आपका प्रेजेंस ऑफ कैमरा जो है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत रेयर लोगों में क्वालिटीज़ होती हैं, तो मैं हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। आज भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, स्पिरिचुअलिटी से लेके, मुंबई से लेके, पहाड़ों से लेके, सारी चीज़ें आपने आज बताई। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। आपके लिए एक छोटा सा भेंट हम लोग लाए हैं अपने पहाड़ टेल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। और पहाड़ टेल्स के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहे, अच्छा चले। और इसमें जो है हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें प्लेलिस्ट में और भी सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ज़रूर और हम ट्राई कोशिश करेंगे। रहेगी कि जी। जो है हम भी पूरा सपोर्ट करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज़ हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं हमारा पॉडकास्ट आगे और चले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट एक्टर हमारे पॉडकास्ट में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।